पिछले वीडियो में हम एग्रीकल्चर में चावल की बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम गेहूं के बारे में बात करते हैं। आइए हम कोशिश करते हैं कवर करने की उन सभी प्रश्नों की जो गेहूं से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गेहूं किस फैमिली का सदस्य है। तो चावल की तरह गेहूं भी हमारा ग्रैमीनी कुल का सदस्य है। जैसे कि हमने बताया था, ग्रैमीनी कुल जो होती है घास फैमिली होती है। इसका एक अन्य नाम पोएसी फैमिली भी इसे कहते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि गेहूं ग्रैमीनी कुल या घास फैमिली का सदस्य है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पे। तो इसमें जो है कई स्पीसीज, कई प्रजातियां हैं जो ट्रिटिकम नाम से हैं। ट्रिटिकम नाम से जो है गेहूं की कई प्रजातियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व में गेहूं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम पहले उत्पादन की बात करते हैं तो गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे तथा यूएसए तीसरे स्थान पे है। अगर हम इससे पहले वीडियो में देखें, अगर हम चावल की बात कर रहे थे तो चावल में भी चीन पहले पे था, भारत दूसरे पे था, इंडोनेशिया तीसरे पे था। यहाँ गेहूं में भी चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे है और अमेरिका जो है वो तीसरे पे आ गया है। जबकि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में भारत जो है सबसे आगे है, सेकंड नंबर पे चीन हो जाता है और तीसरे नंबर पे अमेरिका हो जाता है। सेम यही कंडीशन आपको चावल में भी मिली थी, जबकि क्षेत्रफल में चावल में भारत आगे था और चाइना पीछे हो गया था। तो गेहूं और चावल दोनों में हम देख रहे हैं उत्पादन में चीन आगे भारत पीछे और क्षेत्रफल में भारत आगे और चीन पीछे। तीसरा स्थान गेहूं में अमेरिका का है। अगर हम उत्पादकता की बात करते हैं, मतलब प्रति हेक्टेयर किसी खेत पे कितना उत्पादन हो रहा है उसे उत्पादकता कहते हैं। तो उत्पादकता की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम गेहूं उत्पादकता में प्रथम स्थान पे है। आइए अब आगे बात करते हैं भारत में गेहूं उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो भारत में उत्पादन की बात करते हैं तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, फिर पंजाब है और फिर हरियाणा है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भी जो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। मध्य प्रदेश जो कि क्षेत्रफल में बड़ा है इसलिए दूसरे स्थान पे आ जा रहा है और तीसरे स्थान पे पंजाब आता है। अगर हम उत्पादकता की बात करते हैं, मतलब प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन कितना हो रहा है, तो उसमें हमारा पंजाब पहले पे है और हरियाणा दूसरे पे है। क्योंकि पंजाब में खेती बहुत अच्छी होती है। वहाँ की जो 5 नदियाँ हैं, सिंधु, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, ये सभी गेहूं को एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करती हैं। तो उत्पादकता में पंजाब सबसे आगे है। क्योंकि पंजाब का क्षेत्रफल कम है इसलिए ये उत्पादन और क्षेत्रफल में आगे नहीं रह पाता है। अब हम आगे बात करते हैं गेहूं की खेती से संबंधित। तो गेहूं की अगर पूछा जाए गेहूं किस तरह की फसल है, तो गेहूं रबी की फसल है। अब ये रबी की फसल क्या होती है? ऐसी फसलें जो ठंडी के मौसम में शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, शीत ऋतु में बोई जाती हैं, वो रबी की फसलें कहलाती हैं। तो शीत ऋतु में चूँकि गेहूं की बुआई हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर में होती है, इसलिए गेहूं रबी की फसल है। अच्छा, गेहूं की कटाई कब होती है? तो गेहूं की कटाई जो है फरवरी मार्च में हो जाती है। आइए अब बात करते हैं गेहूं की सिंचाई की स्टेज। गेहूं की को कब जो है सिंचाई देनी चाहिए? तो गेहूं की सिंचाई की कई स्टेज हैं, जैसे क्राउन इनिशिएशन स्टेज, ताज निकलने की अवस्था, टिलरिंग स्टेज, कल्ला फूटना, फ्लावरिंग स्टेज, फूल लगते समय, मिल्किंग स्टेज, दुग्धावस्था और ड्रॉट स्टेज, दाना जब सख्त पड़ता है तब। तो ये करीब 5 स्टेज हैं जिसमें जो है समय समय पर गेहूं को सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, जो कि कई बार पूछा भी गया है, कि गेहूं की सिंचाई की क्रिटिकल स्टेज यानी क्रांतिक अवस्था क्या है? क्रांतिक अवस्था मतलब जब हमको सिर्फ एक ही बार सिंचाई करनी हो, हमारे पास मान लीजिए सिंचाई उपलब्ध नहीं है, एक ही बार हमको अगर सिंचाई उपलब्ध है, तो वो हम कब करेंगे कि जो है गेहूं हमारे फसल तैयार हो जाए?
तो वो हमारी पहली स्टेज जो है क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताज निकलने की अवस्था, जो कि गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद, याद रखिएगा गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद क्राउन रूट इनिशिएशन, जब ताज निकलता है गेहूं में, जड़ें जो है निकलती हैं, उस टाइम गेहूं को पानी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो ये याद रखेंगे, अगर हमको एक ही बार पानी देना है, अन्य जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो 21 दिन बाद पानी देना जरूर न भूलें। और इसको जो है क्राउन रूट इनिशिएशन, ताज निकलने की अवस्था, कई बार लोअर पीसेस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आइए हम आगे बात करते हैं गेहूं का खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? कभी कभी हम देखते हैं मुख्य फसलों के साथ अन्य अवांछनीय फसलें भी निकल आती हैं, तो उसको हम खरपतवार कहते हैं। जो अवांछनीय होती हैं, जो उपयोगी नहीं होती हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। जैसे हमारा फेलेरिस माइनर, ये गेहूं के साथ खरपतवार के रूप में उगाता है, इसलिए इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं। तो याद रखिए गेहूं की खरपतवार क्या है? फेलेरिस माइनर, गेहूं का मामा, जो कि गेहूं को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आइए हम बात करते हैं गेहूं के तत्व के बारे में। गेहूं में जो मुख्यतः होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है 70 से 75%, और उसमें प्रोटीन होता है ग्लूटीन प्रोटीन 10%। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गेहूं के प्रोटीन का नाम बताइए, तो याद रखना है हमको, गेहूं का प्रोटीन ग्लूटीन प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें वसा पाया जाता है, और विटामिन में विटामिन B1, B2 और विटामिन E, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। गेहूं में विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन E पाया जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं गेहूं की प्रजातियों की। तो गेहूं की जो एक प्रजाति हमारे सामने दिख रही है वो है नोरीन। नोरीन जो है गेहूं की बौनी प्रजाति है, जो कि जापान द्वारा विकसित की गई है। इस पे लोअर पीस से 2013 में एक प्रश्न भी आया था कि नोरीन 10 करके दिया हुआ था। नोरीन 10 किस फसल की प्रजाति है? तो हमको याद होना चाहिए नोरीन जो है वो गेहूं की बौनी प्रजाति है। दूसरा देखिए प्रजाति आती है मैक्रोनी, इसको हम कहते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। जैसे कि हमने अभी बताया था गेहूं का साइंटिफिक नेम में ट्रिटिकम स्पीसीज है, तो ट्रिटिकम से जितनी भी गेहूं बनती हैं, तो मैक्रोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूरम, इसकी खासियत क्या होती है? ये असिंचित परिस्थिति में उगती है। जब सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जगहों पे, यहाँ पे अगर सिंचाई सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे मैक्रोनी गेहूं की प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। मैक्रोनी गेहूं को हम सख्त गेहूं भी कहते हैं, याद रखिएगा। मैक्रोनी गेहूं को हम सख्त गेहूं, हार्ड गेहूं, चूँकि हमको पता है कि अगर हम उसको अच्छे से सिंचाई नहीं कर पाएंगे, असंचित परिस्थिति में उग रही है, तो वो गेहूं जो है वो सख्त हो जाएगा। तो इसलिए मैक्रोनी गेहूं को हम सख्त गेहूं भी कहते हैं। इसका उपयोग सूजी बनाने में होता है, याद रखिएगा। मैक्रोनी गेहूं का उपयोग सूजी बनाने में होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक और गेहूं है हमारे पास, इमर गेहूं। इमर गेहूं की क्या खासियत है? इसको ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ट्रिटिकम डाइकोकम। इमर गेहूं जो है वो दक्षिण भारत में पाया जाने वाला प्रमुख गेहूं है। अगला एक गेहूं देखिए आ रहा है ब्रेड व्हीट या सॉफ्ट व्हीट, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं काफ़ी, ये जो रोटी बनाने में, ब्रेड व्हीट सॉफ्ट व्हीट, ये बहुत ही सॉफ्ट गेहूं होता है। इसको ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम इसकी जो प्रजाति है। और यही ब्रेड व्हीट सॉफ्ट व्हीट संपूर्ण भारत में पाया जाता है, याद रखिए। ट्रिटिकम एस्टिवम सबसे कॉमन प्रजाति है गेहूं के बारे में, जो कि संपूर्ण भारत में पाई जाती है। आइए हम बात करते हैं गेहूं की कुछ नवीन किस्म की, जैसे DWP14, NW2036, HS420, HS320, ये कुछ गेहूं की नवीनतम किस्में हैं। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। हमारी जो अगली नई किस्म है वो है पूसा बेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है बिस्कुट बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा पूसा बेकर ये गेहूं की एक किस्म है जिसका प्रयोग बिस्कुट बनाने के लिए किया गया है। जैसे हमने पहले बताया था कि पूसा जो है नई दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
IARI का वहाँ पे जो है एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, उसी के नाम से जो है जो भी फसलें निकलती हैं तो उनको जो है पूसा नाम दिया जाता है। तो पूसा बेकर ये गेहूं की किस्म है जो बिस्कुट बनाने के लिए उपयोग होती है। आइए गेहूं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला जो गेहूं क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में धान के बाद सेकंड नंबर की महत्वपूर्ण फसल है। तो ये हम सभी जानते हैं कि धान जो है चाहे वो भारत हो चाहे विश्व में हो, हर जगह सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है धान है और सेकंड नंबर पे गेहूं का स्थान आता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर है। अर्थात भारत में हरित क्रांति जो हुई थी 1966 के दौरान हुई थी, 66-69 के बीच में, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो गेहूं पर भी पड़ा है, इसलिए हम हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा है जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल, ये किससे संबंधित? ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। ये जीरो टिलेज नाम से पूछा गया है कि जीरो टिलेज क्या है, किससे संबंधित है? तो गेहूं की बुआई हेतु एक यंत्र है जो गेहूं की बोने में काम आता है, तो याद रखिएगा जीरो टिलेज जो है वो गेहूं की बुआई हेतु यंत्र है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको एग्रीकल्चर से संबंधित सभी नॉलेज देते रहेंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम क्लियर करते रहेंगे। धन्यवाद।